हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कहीं ना कहीं ये आपके पीछे जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं न्यू पार्लियामेंट, तो ये उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो आज 28 तारीख है और आज आपने देखा है तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भी हो चुका है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसी चीज को लेकर के अपोजिशन पार्टीज जो है वो सारे इकट्ठा हो चुके थे। लगभग 19 अपोजिशन पार्टीज जो है वो इसका विरोध कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इस इनॉग्रेशन का पार्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना होकर के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए था। और इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे देखेंगे। इवन यहाँ हम पॉलिटिकली बातों को डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का विवरण भी बताएंगे, आर्टिकल 60, आर्टिकल 79 और 111। इसके साथ साथ बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अरविंद केजरीवाल, यानी कि आप देखोगे नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल जो टसल चल रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दिल्ली में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि जो GNCTD ऑर्डिनेंस जो लाया गया है तो उसके तहत जो LG को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को पावर वहां से स्नैच किया गया और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पावर को कहीं ना कहीं स्टे करने की बात करी है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है वो खुश हो रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। तो जो शुरू से ही टसल चला आ रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो वहां का अपने आप में दिल्ली गवर्नमेंट है उनके बीच में, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिए और वीडियो के साथ में बने रहिए, काफी कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। और यहाँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके बियॉन्ड आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो ये आप देखोगे न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ये आपको ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा। जो ओल्ड पार्लियामेंट का बिल्डिंग था ये सर्कुलर शेप में था और जो न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर शेप में है। बेसिकली जो ओल्ड पार्लियामेंट का बिल्डिंग था इसका जो स्ट्रेंथ था, सीटिंग स्ट्रेंथ वो कम था। अभी 1272 लगभग 1272 मेंबर्स जो है वो नए पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो न्यू पार्लियामेंट है इसको बनाया गया है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें ओवरऑल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से लाइब्रेरीज है, लंच फैसिलिटीज है MPs MLAs के लिए, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा सेंगोल भी जो स्थापित किया गया, हमने करंट अफेयर्स वीडियोस में कर कराया है, आप वहां पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो सेंगोल जो है वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर दिखा रहा है जो चोला वंश से जुड़ा हुआ है और चोल वंश के राजा विजयालया जो है वो फाउंडर हैं, तमिलनाडु वाला रीजन, तंजावुर राजधानी। तो ये सारी बातें हमने पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखी हैं। और ये ओल्ड पार्लियामेंट भी हमने देख लिया कि दिल्ली शहर जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल होता है 1911 में किंग जॉर्ज 5 जब आते हैं और उसी समय आपको देखने को मिलेगा कि ये एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स जो हैं वो दिल्ली को रीडेवलपमेंट करने की काम करते हैं। यहाँ बेसिकली इन तीनों के बीच में जो टसल है वो आपको हम मोटा मोटा तो आपको बता दिए हैं कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो यूनाइट हो चुके हैं। इवन नीति आयोग का मीटिंग चला जिसमें वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं गए। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो है वो कलकत्ता भी आए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए। और 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम मान सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और चुनावी कैंपेन के लिए ये अपने आप में दावेदारी जो है वो बता रहे हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने एलिगेशंस यही किया था कि ओवरऑल जो नया पार्लियामेंट हमने देखा इसका जो इनॉग्रेशन होना चाहिए था वो राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था। इन्होंने भूमि पूजन वगैरह भी जब करवाया उसको लेकर के भी ये बोल रहे थे और बाकी चीजों में भी। साथ साथ आप देखोगे तो ये आर्टिकल आपको प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है कि 19 ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस टू बॉयकॉट इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। हालांकि 2-4 पार्टीज हैं जो बीजेपी के साथ में मिलकर के ऑपोजिशन के पार्टीज वो इसका जब उद्घाटन हुआ है तो रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 60 जो ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट की बात करता है, तो ये राष्ट्रपति जब ओथ लेते हैं उसकी बात करता है कि ये किस तरीके से संविधान को बचाएंगे, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी बारे में यहाँ पे शशि थरूर ने इस चीज को जिक्र करा था कि आर्टिकल 60 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 79 का वायलेशन हो रहा है। अब 79 क्या है वो भी हम पहले आपको दिखा देते हैं बिफोर 111 के। आर्टिकल 79 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसका स्ट्रेंथ करेंटली 543 है लोकसभा का और राज्यसभा का 245 है। तो ये बेसिकली शशि थरूर ने यही कहा कि आर्टिकल 60 और आर्टिकल 79 जो है वो बीजेपी को पढ़ना चाहिए। और बाद में आप देखोगे तो इवन बीजेपी के एक मिनिस्टर की तरफ से ये भी बयान आया कि राष्ट्रपति जो है वो तो पार्ट ही नहीं है पार्लियामेंट के। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे हम आर्टिकल आपको दिखाए कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। और आर्टिकल 111 जो है वो
बेसिकली कहता है कि प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है बिल्स का दे हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि कहीं ना कहीं जब भी कोई बिल आता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है, दोनों से पास होना होता है। मनी बिल का अलग बात है कि वो मतलब मनी बिल लोकसभा में ही आएगा, 14 दिन राज्यसभा के पास पावर है, लेकिन जब भी ऑर्डिनरी बिल होगा तो आप वहां पे देखोगे कहीं ना कहीं दोनों ही सदनों से वो पास होता है और फिर वो राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होता है और तब जाकर के वो एक एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यानी कि प्रेसिडेंट उसके बगैर नहीं होंगे। तो इन दोनों आर्टिकल्स को कोट किया गया था शशि थरूर के द्वारा, और ये बिकॉज बीजेपी के मिनिस्टर ये कहीं ना कहीं कुछ पूरी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इन्होंने यही कहा था कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस वेयर एज पीएम इज, कि प्रधानमंत्री तो है लेकिन राष्ट्रपति तो मेंबर भी नहीं है किसी भी हाउस का। तो यही सारी यहाँ पे बातें हुई हैं और ये जो है वो टसल अभी चालू है बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट और साथ साथ में जो भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप देखोगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास में पावर होना चाहिए। ना टसल क्या है, देखिए बेसिकली हम पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ IAS IPS ऑफिसर्स आते हैं इनको जब हम काम करने के लिए बोलते हैं तो वो काम करते भी नहीं है और फिर हम उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कार्यवाही कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सेंटर जो है वो पावर जो है वो स्नैच करके रखता है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में ज्यादा पावर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट को लिंक करके ये लोग देखते हैं मतलब करंट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इस चीज का भी रियलिटी हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। मिंट का आर्टिकल आप देखोगे तो दिल्ली आप वर्सेस सेंट्रल सर्विसेज गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करने के लिए गया है, जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है वो ज्यादातर प्रिविलेज जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का हमने जजमेंट जो है उस चीज को देख लिया है ना। दिल्ली की पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दिल्ली आर्टिकल 239A इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 239A जो है उसको जोड़ा गया था संविधान में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस और यूटी का दर्जा देता है। ठीक है, तो 1911 में तो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ कैपिटल का, लेकिन आप देखेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उससे आर्टिकल 239AA को जोड़ा जाता है भारत के संविधान में, और ये किसके रिकमेंडेशंस पे होता है तो बालकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बालकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको स्टेटहुड का जो डिमांड होता है उस चीज की बात करी जाती है, और फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है वो बनाया जाता है जहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। आप यूटी में देखोगे तो दिल्ली के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी के पास में है और जम्मू कश्मीर के पास में भी फिलहाल है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ये कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 239AA जो है वो कहता है कि राज्य के पास में पावर होगा कि वो लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ द एनसीटी। हालांकि वो कुछ मैटर्स को मतलब स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में जो भी होगा उन सभी पे दिल्ली में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होगी वो इन किसी भी मसलों पर जो स्टेट लिस्ट में आता है या जो कॉन्करेंट मतलब पार्लियामेंट और स्टेट दोनों जिस पे लॉ बना सकते हैं, अगर वो उसमें आता है तो फिर कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है, वो मतलब एप्लीकेबल होगा पूरे दिल्ली में, एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन क्या है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पुलिस पर, पब्लिक ऑर्डर पर और लैंड पर, इन तीन पर ये लॉ नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमको यहाँ समझना पड़ेगा इस बैकग्राउंड में कि आर्टिकल 239AA जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो पुलिस हमने देख लिया, पब्लिक ऑर्डर हमने देख लिया और लैंड, ये तीन सेंटर के पास में पावर होगा। बाकी जो भी मसले होंगे जो स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में आते होंगे, जैसे कि एजुकेशन हो गया कॉन्करेंट में, स्टेट में हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, इन सभी पर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पास में पावर होगा। ठीक है, अब जब ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है या फिर काम करने की बात, तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 239AA पावर करता है एलजी को कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर किसी भी मैटर पे है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में मतलब एड एंड एडवाइस पे काम कर सकते हैं। एलजी हैज टू आइदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनिशियली आर्टिकल 239AA जो है वो इसी की बात करता है कि एलजी काम वही करेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की जो है मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार जो है और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये जो भी तय करेंगे एलजी उसी के हिसाब से काम करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा। ये तो आर्टिकल 239AA हमने देखा, और ये बाउंड है कि वो इंप्लीमेंट करे डिसीजन जो कि राष्ट्रपति लेंगे या फिर रेफरेंस उनको भेजा जाएगा, यानी कि वो राष्ट्रपति के पास में तो पावर होगा, अगर राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं तो भी एलजी को मानना होगा, और अगर
वहाँ का जो दिल्ली का सरकार होगा वो भी, यानी कि ये जो डुअल कंट्रोल है बिटवीन एलजी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट लीड्स टू अ पावर टसल। अब क्या है कि देखिए प्रेसिडेंट हो सकता है कुछ और बोलेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट कुछ और बोलेगी, तो दोनों के बीच में ये पावर टसल चलने लग जाता है और उसी चीज पे यहाँ पे बात आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डुअल गवर्नमेंट मतलब कंट्रोल देखने को मिलेगा। जुडिशियल व्यूज की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड है किस पे, डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट पे, कि किस तरीके से मतलब सर्विसेज होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी का और फेडरलिज्म का, वो एसेंशियल फीचर्स भी बनता है संविधान का और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी बनता है। डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म संघवाद का ढांचा, ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका ये पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां से इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 239AA जो है वो स्टैब्लिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्टेड होंगे दिल्ली इलेक्टोरेट के द्वारा। और अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पावर में नहीं आती है कंट्रोल करने के लिए, मतलब ऑफिसर्स को, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा। मतलब कि देखिए सेंटर भी होगा, एलजी भी होंगे, प्रेसिडेंट का भी कुछ अपना कहना होगा, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का, तो ये तीन एक चेन बन रहा है। तो इसी चीज के यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हो कि जुडिशरी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पावर आपको देखने को मिलेगा कि मतलब दिल्ली की जो सरकार है उन्हीं के पक्ष में कहा है। अब क्योंकि देखिए इसी को लेकर के एक ऑर्डिनेंस लाया गया, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, 3 सेशन होता है। एक पहला जो होता है वो हमने देखा है कि मॉनसून सेशन, सॉरी बजट सेशन होता है सबसे बड़ा, इसके बाद में आप देखोगे तो मॉनसून सेशन और सबसे छोटा विंटर सेशन। तो 3 सेशन अगर नहीं होता है और उसके बीच में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ लॉ बनाना होगा, तो ये फिर मतलब पावर है कि ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। जब पार्लियामेंट सदन में होगा, बैठेगा, तो फिर वो दोनों हाउसेस से पास हो जाना चाहिए और वो एक्ट बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो लैप्स कर जाएगा। नाउ ये अमेंडमेंट लाया गया, इसमें कई सारे संशोधन किए गए, जहां कहा गया कि गवर्नमेंट जो होगा एनसीटी का, उसका मतलब होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब कि जो चुनी हुई सरकार होगी उसकी बात नहीं करी जा रही है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जो होंगे उनकी बात करी जा रही है। और उनको डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जा रहा है कि किसी भी मसले पे वो एम्पावर्ड होंगे लॉ बनाने के लिए, और नेसेसरीली उनको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो ज्यादा पावर एलजी, मतलब कि अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहते हैं तो ज्यादा मान जो होगा वो एलजी का होगा, उनकी बातों का नहीं होगा, क्योंकि एलजी को ज्यादा पावर यहाँ पे दे दिया गया। पूरा का पूरा गवर्नमेंट का मतलब ही एलजी को दे दिया गया, और इस चीज को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। खैर इस बीच में जो भी अपडेट रहेगा हम आपको साझा करते रहेंगे, जो भी व्यूज रहेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था और हमने इसको दोनों को जोड़ करके भी आपके लिए लाया, ताकि कहीं ना कहीं आपको बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े। हमने डिटेल में पार्लियामेंट भी कवर किया, हमने डिटेल में जो भी दिल्ली का मसला है उसको भी समझने की कोशिश करी, और साथ साथ में कहीं ना कहीं अगर आपको वीडियो ऐसे पसंद आते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहा होगा, तो शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में भी जो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पे मतलब लैक कर रहे हैं, तो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर आपके कोई भी मतलब हो करीबी, जिनको आप समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन ये शेयर करने से मतलब बढ़िया लगेगा आपको भी। तो बस ऐसे पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर साझा करिएगा अपना फीडबैक, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो परिवार है वो आपका प्यार बना रहे और इसी तरीके से बढ़ता रहे, और हम आप सबके लिए ग्रेट कंटेंट्स लेकर के आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।